आज 2024 में फिर वहीं घूम फिर के सुई उधर ही आ गई कि साबित हुआ कि इस जमात का और इस लीडर का कोई मुस्बत एजेंडा नहीं है, कोई तरक्की का एजेंडा नहीं है, सिर्फ बर्बादी का एजेंडा है, सिर्फ मुल्क दुश्मनी का एजेंडा है, पाकिस्तान को बदनाम करने का एजेंडा है, दुनिया के अंदर सरमायाकारों को पाकिस्तान से भगाने का एजेंडा है। जब आप किसी मुल्क के अंदर उसके दारुल खिलाफे के अंदर अगर मैं बद्दोमली के अंदर आगे लगाऊंगा, बद्दोमली के अंदर फसाद पैदा करूंगा, तो मुझे बताएं बद्दोमली में कौन आके फैक्ट्री लगाएगा, कौन कारखाने लगाएगा? अगर पाकिस्तान के अंदर फसाद, इंतशार, धींगा मुश्ती, धरने और पुलिस रेंजर पे हमले होंगे और आप उनकी खबरें बाहर चलाएंगे, तो पाकिस्तान में कौन सरमायाकारी करेगा? मेरे भाइयों, हमने बड़ी मेहनत के साथ पाकिस्तान को दोबारा अपने पैरों पे दोबारा खड़ा किया है। आपको याद है कि 2018 में मैंने आपको हर जलसे में कहा था कि अनाड़ी मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, तो हमारे लिए जरूरी था कि हम पाकिस्तान को बचाएं। 12 जमातों ने मिलकर हुकूमत संभाली और वो सब एक दूसरे के मुखालिफ थे, लेकिन इस मुल्क को बचाने के लिए इकट्ठे हुए और 16 महीने उन्होंने इस मुल्क की मईशत को उस दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल तरीन फैसले किए। इतनी सियासी अकल हम में भी है कि अगर हम इसे निकालने के बाद 1 महीने में इलेक्शन करा देते तो मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत के साथ वापस आ जाती, लेकिन साथ ही साथ उन 4 महीनों के अंदर मुल्क दिवालिया हो जाता, चूंकि इलेक्शन और निगरान हुकूमत के दौरान कोई फैसले नहीं कर सकता था। तो हमने फैसला किया कि हमें अपनी सियासत से ज्यादा रियासत अजीज है, क्योंकि ये रियासत होगी तो सियासत होगी, अगर खुदा ना खास्ता रियासत नहीं होगी तो सियासत भी किसी की नहीं बचेगी। तो हमने इस मुल्क को उन मुश्किल फैसलों के जरिए जो इमरान खान ने IMF के साथ तय किए थे, IMF के साथ मुआहदा इमरान खान करके गया था, उस मुआहदे पर हमें अमल करना पड़ा, चूंकि उसने उस पर अमल नहीं किया था। तो उसके नतीजे में पेट्रोल डीजल की कीमतें बैनुल अक़वामी कीमतों के साथ मिलानी पड़ी, चूंकि उस पर पाकिस्तान दस्तखत कर चुका था। हमें पता था कि अगर 150 रुपया लीटर कीमत बढ़ेगी तो उससे महंगाई और बढ़ेगी, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, या मुल्क बचाएं या फिर अपनी सियासत बचाएं। हमने मुल्क बचाया और मैं पाकिस्तान के अवाम को सलाम करना चाहता हूं कि उस महंगाई की लहर को लोगों ने नहायत कुर्बानियों के साथ, मुश्किलात के साथ उससे वो गुजरे, लेकिन मुल्क के अंदर कोई एहतजाज नहीं हुआ। 4 आने चीनी की कीमत बढ़ने पे अयूब खान की हुकूमत गिर गई थी। 150 रुपया लीटर तेल बढ़ा, डीजल बढ़ा, लेकिन पाकिस्तान में कोई मुजाहरा नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि लोगों को पता था कि ये जो कड़वी गोली हम खा रहे हैं, इस कड़वी गोली का जिम्मेदार ये डॉक्टर नहीं है जो हमारा इलाज कर रहा है, इस कड़वी गोली का जिम्मेदार वो शख्स है जो पाकिस्तान को बीमारी देकर गया है। तो लोगों ने हमारा साथ दिया। उस मुश्किल महंगाई के अजाब के अंदर कौम ने खुद को उस आग में से गुजारा, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो महंगाई जो 38% पे जिसकी शरह चली गई थी, आज उसकी शरह 4% पे गिर के वापस आ गई है और अब पाकिस्तान की मईशत आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी है। स्टॉक मार्केट जो कराची की है वो 30,000 के ऊपर गिरी हुई थी,
आज वो 1 लाख पॉइंट को क्रॉस कर चुकी है और दुनिया की सबसे कामयाब स्टॉक मार्केट बन चुकी है। स्टॉक मार्केट का मतलब यह है कि जो सरमायाकार है वो पाकिस्तान में पैसा लगा रहे हैं, उनका पाकिस्तान पे एतमाद बहाल हो रहा है। मेरे भाइयों, जब मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते पे चल पड़ा है तो आप मुझे बताएं, आप जिम्मेदार हैं, जब आप जमीन पे मेहनत करके हल चला के खेत तैयार कर देते हैं और उसमें बेहतरीन बीज लगा देते हैं, तो क्या जमीन में बीज लगाने के बाद फिर कोई हल चलाता है? फिर फसल लेने के लिए आपको मिट्टी को अमन और सुकून देना होता है। आज हमने भी हल चलाकर जमीन तैयार करके उसमें बेहतरीन पॉलिसियों के बीज लगा दिए हैं। अब अगर इन पॉलिसियों के बीज से फल खाना है तो हमें पाकिस्तान की धरती को अमन, सुकून और इस्तेहकाम देना है। अगर हमने अमन, सुकून और इस्तेहकाम नहीं दिया तो ये सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो क्या पाकिस्तान को अमन की जरूरत है या पाकिस्तान को धरने और इंतशार की जरूरत है? क्या पाकिस्तान को सिविल नाफरमानी की जरूरत है या पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे चलने की जरूरत है? ये जमात इस वक्त फसादियों का, इंतशारियों के टोले के हाथ में यरगमाल बन चुकी है। ये जमात पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में यरगमाल बन चुकी है और आज पाकिस्तान के दुश्मन इससे सिर्फ पाकिस्तान की रियासत को बदनाम करने का काम ले रहे हैं। आज इनसे, जो इनके पीछे इनके इस्राइल की लॉबी है, वो चाहती है कि इनके जरिए दुनिया की तवज्जो गजा से हट जाए और पाकिस्तान की तरफ चली जाए। आप मुझे बताएं, जो गजा का जुल्म हो रहा है, क्या हुआ इस्लामाबाद में जो गजा में हो रहा है? इस्लामाबाद में तो तुमने पुलिस वालों को मारा, तुमने रेंजर्स को मारा और उसके बाद दुनिया में ये पैगाम दे रहे हो कि इस्लामाबाद में गजा से ज्यादा जुल्म हो गया है। तो तुम किसका काम कर रहे हो? अगर तुम दुनिया को यह बतला रहे हो कि इस्लामाबाद में गजा से और कश्मीर से ज्यादा जुल्म हुआ है, तो तुम हिंदुस्तान और इस्राइल को खुश कर रहे हो कि तवज्जो दुनिया की उधर से हटके पाकिस्तान के पीछे पड़ जाए। तुम पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हो, पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हो। मेरे भाइयों, ये बातें बड़ी अहम हैं। इस वक्त हमने पाकिस्तान की तरक्की को दोबारा तबाह नहीं होने देना जैसे 2018 में हुई थी। हमने सी पैक के मंसूबे को तबाह नहीं होने देना जैसे वो बानी पीटीआई तबाह कर गया था। हमने पाकिस्तान के नौजवानों को तारीख नहीं होने देना, उन्हें गाली गलौज सिखा के हमने पाकिस्तान के नौजवानों को कंप्यूटर की तालीम देनी है, उनको लैपटॉप से आरास्ता करना है और उनको 21वीं सदी के लिए तैयार करना है ताकि वो मुल्क को आगे लेके जा सकें। इसी तरह आज अगर आप नारोवाल का जायजा लें तो पिछले 5 सालों में जब इस महात्मा की हुकूमत थी, मैं पूछना चाहता हूं, कोई मुझे पीटीआई का बंदा जवाब दे कि तुम्हारी मरकज में हुकूमत थी और तुम्हारे पास वसीम अकरम प्लस था पंजाब के अंदर, बताओ नारोवाल के अंदर कौन सी ईंट लगाई तुमने? कौन सा तालीम का मंसूबा बनाया? कौन सा सेहत का मंसूबा बनाया? कौन सी सड़क बनाई? जितनी टूटी हुई सड़कें थी आज हम उनकी मरम्मत कर रहे हैं। मुरीद के नारोवाल रोड की भी हम मरम्मत कर रहे हैं। ये बदोमली किला कालर वाले की भी हम मरम्मत कर रहे हैं। ये न्यू लाहौर रोड की भी हमने मरम्मत की। ये 5 साल ये न्यू लाहौर रोड खंडरों के अंदर टूट के खड्डों की सड़क बन गई थी कि नहीं बन गई थी? आज मरम्मत हो गई है कि नहीं हो गई है? क्या ये उन 5 सालों में मरम्मत नहीं हो सकती थी? लेकिन उनकी तवज्जो तरक्की नहीं थी। नारोवाल छोड़ दो,
मैं सवाल करता हूं पीटीआई वालों से, पिशावर से लेके कराची तक कोई एक मंसूबा गिना दो कि हमारे महात्मा ने यह मंसूबा बनाया, ये तालीम की यूनिवर्सिटी बनाई इन 4 सालों में, ये नया अस्पताल बनाया, ये मोटरवे बनाई, ये हमने तवानाई का मंसूबा लगाया। एक मंसूबा भी नहीं गिना सकते। सिर्फ 4 सालों में गाली गलोच, चोर चोर, डाकू डाकू करके कौम को लड़ा के उल्लू बना के तो चले गए और मुल्क का सत्यानाश कर दिया। हमें जब कोई पूछता है कि अपने 5 सालों का जवाब दो, तो हम चप्पे चप्पे पर मंसूबे गिनाते हैं कि हमने फलां यूनिवर्सिटी बनाई, हमने फलां अस्पताल बनाया, हमने फलां मोटरवे बनाई, हमने फलां नौजवानों का मंसूबा शुरू किया, हमने नौजवानों को लैपटॉप दिए। तो महात्मा क्या कहते हैं? मैं नौजवानों को कट्टे कट्टियां और मुर्गी अंडे दूंगा। ये सोच है उसकी। तो मेरे भाइयों, आज इस जमात का और मुस्लिम लीग नून का तरक्की के लिहाज से उतना ही फर्क है जितना दिन और रात का फर्क है। अगर कोई ये फर्क नहीं देख सकता तो वो अंधा है, वो गूंगा है, वो बहरा है, उसके दिल के ऊपर मोहर लग गई है, अल्लाह ने उससे देखने की सलाहियत छीन ली है। लेकिन अगर कोई शख्स खुले दिल से, खुले दिमाग से पाकिस्तान के ऊपर नजर डालेगा तो उसको पता चलेगा कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर जहां पर भी तरक्की का मंसूबा है, उस पे नवाज शरीफ की मोहर लगी है या मुस्लिम लीग नून की मोहर लगी हुई है। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं और इंशाल्लाह ये मंसूबे जब मुकम्मल होंगे तो इस इलाके की तरक्की और कारोबार को फायदा पहुंचेगा। और मैं ये भी आपको इंशाल्लाह ऐलान करना चाहता हूं कि हमने रेलवे स्टेशन की जो अराजी है उस पे पार्क बनाने के लिए एनओसी हासिल कर लिया है और इंशाल्लाह ताला जून के महीने से पहले पहले अगले 6-7 महीने में बेहतरीन पार्क बना के वहां पर बदोमली के अवाम को और अपनी बहनों को तोहफा देंगे। क्योंकि हमारा मंशूर सिर्फ तरक्की है। और इसी तरह आपको मालूम है कि इस साल नारोवाल मेडिकल कॉलेज भी अपने दाखिलों का आगाज कर रहा है। हमारे गरीबों की वो बेटियां और वो बेटे जो मेडिकल में दाखिला लेते थे लेकिन अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते थे क्योंकि वो लाहौर, पिंडी, मुल्तान, भावलपुर, फैसलाबाद, दूसरे शहरों में हॉस्टल के खर्चे दे सके। मेरे पास कई नौजवान आए कि हमारा मेडिकल में दाखिला हुआ लेकिन हम छोड़ने पे मजबूर हो गए क्योंकि हम हॉस्टल का खर्चा नहीं दे सकते थे। अब कोई नारोवाल की बेटी या बेटा मेडिकल की तालीम इसलिए छोड़ने पे मजबूर नहीं होगा कि उसके गरीब माँ बाप उसके हॉस्टल के खर्चे नहीं दे सकते थे, क्योंकि नारोवाल मेडिकल कॉलेज के जरिए वो अपने घर में बैठ के डॉक्टर बन के इंशाअल्लाह ताला निकलेगा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और दुआ करें कि पाकिस्तान इसी तरह अमन इस्तेकाम के साथ आगे बढ़ता रहे। और ये हमारा अज़म है। वजीर आजम चंद दिनों के बाद अपना 5 साल का इक्तिसादी प्रोग्राम पेश करेंगे। उसके नतीजे में हम पाकिस्तान को एक ऐसी मजबूत बुनियाद देकर जाएंगे कि जब पाकिस्तान 2047 में अपने 100 साल का जश्न मना रहा होगा, हम उस वक्त नहीं होंगे लेकिन हमारे नौजवान फख्र से कह सकेंगे कि पाकिस्तान दुनिया की सफ़े अव्वल की मईशत है। हमने पाकिस्तान से गुर्बत खत्म कर दी है, हमने पाकिस्तान से जहालत खत्म कर दी है और हमने पाकिस्तान से बीमारी खत्म कर दी है। ये हमारा अज़म है, ये हमारा विजन है और ये हमारा ख्वाब है जिसको हम इंशाअल्लाह हकीकत बनाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की सिविल नाफरमानी से नहीं होगी, पाकिस्तान की तरक्की बिजली के बिल जलाने से नहीं होगी,
पाकिस्तान की तरक्की पाकिस्तान के पासपोर्ट फाड़ने से नहीं होगी। पाकिस्तान की तरक्की पाकिस्तान के नौजवानों को तालीम की सहूलतें देने से होगी। पाकिस्तान के अवाम को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने से होगी। पाकिस्तान के कारोबार को सहूलतें देने से होगी। हमारा ये रास्ता है। हम ना सिविल नाफरमानी करने वाले हैं, ना बिजली के बिल जलाने वाले हैं। हम पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करने वाले हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।